तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उप मुख्यमंत्री जी के लिए। अभी तो व्यस्तताएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी चुनाव के लिहाज से। तो शुरुआत इसी से, क्योंकि आप जब बैठे काशी पर तो बात होगी, और काशी के हमने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कई अन्य मुद्दों पर, डिफरेंट सेक्टर्स पर बात की है। लेकिन सबसे पहले बताइए, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? आप भी चाह रहे होंगे कि ज़रा वोटर से भी बात हो जाए। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आज नामांकन का अंतिम दिन है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के प्रत्याशियों ने आज नामांकन जनमानस के आशीर्वाद से कर दिया है। और मैं कह सकता हूं, नामांकन जनसभाओं में जिस ढंग से आम जनमानस का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिला है, हम सभी 9 की 9 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज करेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। और उसमें जो विकास, जो काशी के कायाकल्प की हम बात करें, यहाँ भी 2 सीटें हैं इस क्षेत्र में, हमारे पवन बता रहे थे। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी वो चीजें हैं या कौन सा कायाकल्प है जिसकी वजह से आपको लगता है कि निरंतर आपको एक अच्छी मजबूत पकड़ मिलती रहेगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में 2014 से लेकर अब तक देश के पैमाने पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद सर्वाधिक प्रगति उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश के जनमानस को अच्छी तरह से ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। गत लोकसभा के चुनाव में जो इंडी गठबंधन ने लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया था, जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। मंच से भाषण दिए गए खटाखट, फटाफट, सटासट। जनता समझ चुकी है, केवल झूठ बोल करके इन्होंने वोट हासिल किए हैं। बड़ी संख्या ने महिलाओं ने इनके दफ्तरों का घेराव किया है। जनमानस में ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ही वास्तव में इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस ढंग से कानून व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम किया है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो परिस्थितियां थी पूरी तरह से बदल चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, नवाचारों से लेकर के, युवाओं को मुख्यधारा में लाने से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को अभूतपूर्व ख्याति मिली है। हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोकल फॉर वोकल तक, हर क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अगर केवल 2017 से हम कुछ बातों की चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहें, इसी उत्तर प्रदेश में चर्चा थी कि यूपी का बॉर्डर जैसे ही शुरू होता है तो टूटी सड़कें मिलती हैं। अगर रात को समय सूर्यास्त के बाद यूपी में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको अगर माइलस्टोन नहीं दिखा तो माना जाता था अंधेरे आ गया तो यूपी आ जाएगा। और इसी उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। इसी वाराणसी में जहां हम बैठे हैं, बिजली के लिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सिटिंग विधायक ने आमरण अनशन किया था। काशी के हमारे वासी जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में हमने सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज बनाने का काम किया है। आज हमारे 6 एक्सप्रेसवेज बनकर के चल रहे हैं, रनिंग है 6 एक्सप्रेसवेज, 6 एक्सप्रेसवेज पाइपलाइन में है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। आज सभी जनपदों को हम बराबर बिजली दे पा रहे हैं। बिजली एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात में लोग भूल गए हैं। जनरेटर चलते थे, इसी काशी में जनरेटर, इन्वर्टर घर घर होते थे। अब जनरेटर इन्वर्टर में जंग लग गई है। बाय द वे अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो जनरेटर अब चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तेल पानी नहीं हो रहा है, इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई है। यह पूरे इंटायर स्टेट का हाल है। आप सोचिए, इसी प्रदेश में पत्रकार मित्र बैठे हैं, आप डाटा निकालिए। इसी स्टेट में जब 20,000 मेगावाट, 18,000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन हम कंज्यूम करते थे तो कहा जाता था उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति वाला राज्य है। आज हम कह सकते हैं कि 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश राज्य को निर्बाध, उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न सब स्टेशन हैं उनके माध्यम से हम जनता को अबाध विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपकी सरकार देने जा रही है, आपकी वोट की ताकत ने दिया है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चेंजेस किए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
आज 75 के 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया है। 2,72,000 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी ने स्टेट हाईवेज बनाने का काम किया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप सोचें, शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल थे, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल थे, बेसिक शिक्षा के स्कूल में बच्चे जाते नहीं थे, अभिभावक भेजते नहीं थे, टीचर्स का पता नहीं था, बाउंड्री वाल नहीं थी, बिल्डिंग ऐसी थी कब गिर जाएगी, फर्नीचर का तो नाम ही छोड़ दीजिए, ड्रेसेज भी उनके पुलिस की वर्दी की तरह खाकी ड्रेस मिलती थी, जूता मोजा का आता पता नहीं था, पाठ्य पुस्तकों का आता पता नहीं था, मध्याह्न भोजन योजना भी दलालों के हाथे बंटती थी और उसका जो है धन बंदरबाट होता था। आज हम कह सकते हैं बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% अधिक बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को हमने मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया है। इसमें राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा। उन प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क करके, भले ही अमेरिका में, इंग्लैंड में हो, बंबई में हो, दिल्ली में, उनसे संपर्क करके उनसे सहायता लेकर के हमने बढ़िया प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं। उनमें हमने बच्चों को स्कूल ड्रेसेस दिया है, ड्रेसेज भी मॉन्टेसरी स्कूल की तरह दिया, नई ड्रेस दिया, जूता मोजा दिया है। अभिभावकों के सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजते हैं, अभिभावक अपनी पसंद की ड्रेस, जूता मोजा लेते हैं, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क बच्चों को दी जा रही हैं, मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्वालिटी उन्हें भोजन हम प्रदान कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को हमने अधिकार दिया है बनाने का, मशीनें लगा करके वो मध्याह्न भोजन योजना के जो उनके भोजन के पैकेट तैयार करती है हमारी बहनें, विद्यालयों में सप्लाई हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1,12,00,000 बच्चे थे। आज आपकी सरकार में, आपकी वोट की ताकत की सरकार में, भाजपा सरकार में 1,92,00,000 बच्चे क्वालिटी एजुकेशन बेसिक शिक्षा में ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। आप रिजल्ट देखेंगे, तय समय सीमा में हमने इम्तिहान कराए हैं और नकल विहीन परीक्षा कराई है। गांव स्तर से लेकर शहर तक लोगों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वास्तव में बच्चे पढ़ के इम्तिहान दें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो उच्च शिक्षा में आप देखेंगे हर जिले में यूनिवर्सिटी बने, इस दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी 17 से अब तक दर्जनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हम मान्यता दे चुके हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हम खोल रहे हैं उच्च शिक्षा में। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2017 में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में। इसके अलावा हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के कॉलेज हम लगातार खोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो जिले बचे थे अभी इसी सत्र में 11 नए मेडिकल कॉलेजों में 65 से अतिरिक्त हमने प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू करा दी है। शेष जनपदों में हमारी कार्रवाई चल रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के स्वास्थ्य उपकेंद्र तक सभी जगह चिकित्सक बैठे, इसको हमने सुनिश्चित किया है। आज हमारे पास 5,000 की आबादी पर हेल्थ सब सेंटर है, 25,000 हेल्थ सब सेंटर है, 21,000 के लगभग हमारे पास स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है। वहां पर 14 प्रकार की जांचें होती हैं, 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध है। जच्चा बच्चा की सुविधा के लिए टीकाकरण पूरी तरह से उपलब्ध है। हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिए 9 महीने में 3 बार अस्पतालों के चक्कर लगाती थी। ये पूरे देश को पता है। हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। हमने प्राइवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जिनके अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं इंटायर स्टेट में, और स्टेट बैंक के सहयोग से एक ऐप हमने बनाया है। हम आशा वर्कर के माध्यम से ऐसी बहन को चिन्हित करते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता है। हम उनके नंबर पर बारकोड भेजते हैं, वो किसी भी चिन्हित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर के अल्ट्रासाउंड कराएगी। बारकोड स्कैन करते ही सरकार के खाते से पैसा कटेगा, हमारी बहन को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि संचारी रोग अभियान हम वर्ष में 3 बार चलाते हैं। जो मच्छर जनित रोग हैं, वेक्टर जनित रोग हैं, आप देखते होंगे इसी स्टेट में इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी से लोग कहते थे ये कोई भूत है, कोई कहता था जमोघा है। हजारों बच्चे हर साल काल कवलित होते थे। आज इंसेफेलाइटिस को हम 0 पर ले आए हैं। कालाजार लगभग 0 पर है। संचारी रोग अभियान वर्ष में 3 बार चलाते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बीमार होने के बाद इलाज करने की है, लेकिन 13 विभागों के समन्वय के साथ हमने मच्छरों को मारने का संचारी रोग अभियान चलाया है। जो साफ पानी में मच्छर पनपते हैं, बड़ी संख्या में हमने ऐसे मरीजों को, ऐसे बीमारियों को कंट्रोल करने का काम किया है।
हेल्थ सेक्टर में हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य कई मामलों में नंबर 1 की तरफ है। कल ही हम आंकड़ा देख रहे थे भारत सरकार का, जो आभा आईडी है उसमें जो हम मरीज का एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करते हैं, मरीज कहीं भी जांच कराएगा आभा आईडी के माध्यम से उस पर हम लोड करते हैं। प्राइवेट में करिए, सरकारी में करिए, कोई बीमारी हुई तो 20 साल पहले भी आपने कोई इंजेक्शन लगाया है तो आभा आईडी पर वो प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से मरीज का एक विशेष रूप से नंबर है और इंटरनेट पे पूरा डाटा है कि कौन सी दवाई, कौन सा इंजेक्शन, किस चिकित्सक ने आपको देखा है। हम उत्तर प्रदेश राज्य में नंबर 1 पर है। धीरे धीरे करके आप सोच रहे होंगे आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हम लोगों को दे पा रहे हैं और बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी है। भगवान करे कोई बीमार न हो, लेकिन यदि कोई बीमार होता है, कोई गरीब, तो सबसे पहले गरीब बहन के गहने बिकते हैं, फिर उसका खेत, फिर उसका घर बिकता है। अब गरीब को चिंता नहीं है, मोदी जी की 5 लाख तक की गारंटी उसके पॉकेट में है। कोई मुसीबत आएगी तो 5 लाख तक की गारंटी का कार्ड उसके जेब में है। सबसे बड़ी बात, मैं मोदी जी का धन्यवाद आपके माध्यम से अदा करना चाहता हूं, जो 70 वर्ष तक के जितने भी हमारे सिटीजन हैं, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय से हो, चाहे जिस वर्ग के हो, सभी का आयुष्मान भारत कार्ड बनने जा रहा है, जो शीघ्र ही अभी शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश राज्य आमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। पहले प्रधान के कार्यालय को लोग मानते थे प्रधान जी का बस्ता प्रधान जी के घर पे रहेगा या पंचायत सेक्रेटरी के पास रहेगा। आज उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, लोगों की सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। उसका सबसे बड़ा फायदा गांव के लोगों को पहुंचा। केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं वहां हमने कंप्यूटर इंटरनेट लगा रखा है, सारी योजनाओं का वो लाभ ले सकता है। जितने भी प्रमाण पत्र बनाने हैं, आय जाति वहां बना सकता है, अप्लाई कर सकता है। और जो प्रधान का कार्यालय है, व्यवस्थित ढंग से आप जाकर देखेंगे, वहां एक कंप्यूटर सहायक है, पंचायत सेक्रेटरी है, एक अन्य सहायक है, प्रधान जी का एक सभागार है, उनकी चेयर है। प्रधान जी आप चाहे तो अपने कार्यालय में बैठक कर सकते हैं। पहले प्रधान जी का बस्ता, लोग कहते थे प्रधान जी काम नहीं करेंगे, बस्ता उनका रखवा लेंगे। इंटायर स्टेट में इतना बड़ा राज्य है, आप देखिए हर गांव में प्रधान जी का कार्यालय बेहतर से बेहतर बनकर के तैयार है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में है। सरकारी नौकरियों से नौजवानों को जोड़ने का सब्जेक्ट आता है। हमने पारदर्शिता के साथ, बगैर सिफारिश के, हमने 6 लाख, 6.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है सरकारी। और ओडीओपी के माध्यम से, ओडीओपी ने तो और चमत्कार किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसा नहीं, कोई नई बात हमने नहीं की है, पहले भी था, लेकिन हमने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने उसकी मार्केटिंग की, अंतरराष्ट्रीय बाजार उसे दिया। आप सोचिए, भदोही बगल में है, भदोही का कालीन का अगर आप हिस्ट्री लिखेंगे, कालीन की बात लिखेंगे, तो बगैर भदोही के दुनिया का कालीन का इतिहास पूरा नहीं होगा। आप बनारसी साड़ी के बारे में करेंगे, अगर साड़ी की बात आएगी पूरी दुनिया की, तो बनारसी साड़ी के बगैर साड़ी का इतिहास लिखा नहीं जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। आज हमें कहने में फक्र है, ओडीओपी के माध्यम से हमने मार्केटिंग किया, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप उत्तर प्रदेश राज्य में भदोही में कालीन, वाराणसी में बनारसी साड़ी, आप पास में चले जाएंगे प्रयागराज में, प्रयागराज का अमरूद पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ के आंवले का मुरब्बा, प्रतापगढ़ के आंवले के अन्य उत्पाद। इसके अलावा सिद्धार्थनगर पास में है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल पहले एक बेल्ट में बिकता था, आज पूरी दुनिया उसे स्वाद पा रही है और सिद्धार्था के नाम से वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में है। पहले रामपुर को लोग तरह तरह से कहते थे, रामपुर के चाकू के लिए मशहूर था, रामपुर अन्य लोग, लेकिन रामपुर की वायलिन आज पूरी दुनिया में संगीत बजा रही है। लोगों को महसूस होता है कि वहां संगीत भी निकल सकता है। रामपुर की वायलिन को हम प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, रामपुर के चाकू को तो चर्चा में लाए गत सरकारों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपकी सरकार में रामपुर की वायलिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगीत की धुन बिखेर रही है। आप अन्य अमरोहा के बारे में सुना होगा, अमरोहा छोटा जिला है, नया जिला है, लेकिन अमरोहा की ढोलक के बगैर किसी के घर में कोई शुभ काम नहीं हो सकता। शादी ब्याह हो, चाहे मुंडन हो, चाहे पसनी हो, चाहे हमारे यहाँ बर्थडे, जन्मदिन ढोलक बजा के ही मनाए जाते हैं और ढोलक अमरोहे से आती है। बांसुरी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, या तो बांसुरी वादक बनारस में आपको पुराने चर्चा में मिलेंगे। हमारे बच्चे मेला में जाते हैं तो बांसुरी की जिद करते हैं, कहां से आती है? पीलीभीत की बांसुरी आज पूरी दुनिया में जा रही है
तो हमारे हर जिले में कुछ ना कुछ नया है। मिर्जापुर में पीतल का काम होता है, मूंज का काम इधर, मुरादाबाद में पीतल का डिप्टी सीएम साहब, मुरादाबाद का पीतल का काम पूरी दुनिया में जा रहा है। पूरे प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ने तहलका मचाकर, प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, आवश्यकता नहीं, यूपी की ओडीओपी की लिस्ट उठाते हैं और टिक करते हैं और गिफ्ट चला जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने पूरे भारत के पैमाने पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। औद्योगिकीकरण के मामले में आप लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए कोई उद्योगपति आता नहीं था। सपा के शासनकाल में चौथ वसूली होती थी, दूसरे शासनकाल में गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व हासिल है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री नोएडा में है। उत्तर प्रदेश से पूरी दुनिया में मोबाइल की स्क्रीन जाती है, जो भी मोबाइल बनेगा उसकी स्क्रीन नोएडा से बनी आएगी। ये उत्तर प्रदेश राज्य ने हासिल किया। डिप्टी सीएम साहब, बहुत सही आपने कहा कि विकास, ओडीओपी हो गया या तमाम सारे स्कीम हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, अभी आप नॉमिनेशन करा करके आ रहे हैं, लिटमस टेस्ट है 2027 से पहले का। 9 सीटें हैं, 1 सीट आप लोगों ने अयोध्या में, चूंकि अखिलेश यादव ने कहा कि आयोग और साठगांठ से उसका जो है घोषणा नहीं किया जा रहा है। जो कांग्रेस है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लोकसभा में उसका रिजल्ट आपने देखा। इन तमाम बातों से आप लोग कैसे उबर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में जो सीटें वो बता रही, मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में आपको बताया कि गत लोकसभा चुनाव में जो नैरेटिव निगेटिव इंडी गठबंधन ने सेट किया था, खटाखट फटाफट सबके खाते में 8,000 आएगा, 1 लाख आएगा, सारे लोग गुमराह हुए, प्रदर्शन हुए इनके दफ्तरों पर, और जनता सच्चाई समझ चुकी है। आरक्षण भी था। आप ये मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में और पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को आगे विस्तार देने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, धारा 370 को निष्प्रभावी करके मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को विस्तार देने के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 5 उनके चिन्ह थे उनको भी स्मारक के रूप में डेवलप यदि किसी ने किया आजादी के 75 साल बाद, तो माननीय प्रधान, चाहे महू हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लंदन स्थित स्मारक हो, मैं कह सकता हूं 5 स्मारकों को यदि किसी ने मान्यता देकर के उन्हें डेवलप किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये खोखली बातें करने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी के ए मेरे अनुयायियों, उनके शब्द मैं पढ़ता हूं, कोट करता हूं, ए मेरे अनुयायियों, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, ये चालू पार्टी है, इसके चवन्नी के सदस्य मत बनना। कांग्रेस पार्टी के पहले चवन्नी के सदस्य बनते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके चवन्नी के सदस्य मत बनना, ये धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है। 1952 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निजी सचिव निजलेकर को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों रुपए उस समय बाबा साहब को चुनाव में हराने के लिए खर्च किए। बाबा साहब चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हमारे अनुयायियों, यदि वास्तव में अपना उत्थान चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी के भुलावे में मत आना। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो गड़बड़ काम किया है, जनता इन्हें पूरी तरह से सच्चाई जान चुकी है, इनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे जब जब प्रदेश में आगे बढ़े हैं, समाजवादी पार्टी ताकत में आई, तभी आगे बढ़ पाए हैं। आज हम कह सकते हैं प्रदेश में व्यापारियों को, हमारे उद्योगपतियों को, हमारी बहनों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अपराधियों में भय प्राप्त है, गुंडों में भय प्राप्त है, या प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ने का काम हो रहा है ऐसे अपराधियों का। कानून व्यवस्था पे सवाल, चूंकि कानून व्यवस्था पे आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट की तो कानून व्यवस्था के नाम पे, क्योंकि सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पे जाया करती थी। और मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोग इस बात का जिक्र भी करते थे कि 7 सालों में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकारों में हर महीने दंगा हुआ करते थे और उसमें उनके नेता शामिल हुआ करते थे। एक घटना हुई है बहराइच में, वो निश्चित तौर पे बड़ी घटना थी और उसमें जाने गई और एक तरीके से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी ने खुल करके आपकी सरकार पे तमाम सारे आरोप लगे। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि वो जो आप लोगों का वाक्य था कि एक भी दंगा नहीं। बहराइच की घटना दुखद है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। हमने जो भी दोषी हैं, अपराध में शामिल व्यक्ति, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कानून के तहत। हमने लगातार कार्रवाइयां की हैं। जो लापरवाह पुलिस ऑफिसर हैं, हमने उनको भी नहीं छोड़ा है।
हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हमने ट्रांसफर किया है, सस्पेंड किया है। अभी जांच रिपोर्ट उच्च स्तरीय जैसे ही आएगी और बड़ी कार्रवाई होगी। हम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे जो भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ओडीओपी आपने दिल जीत लिया। एक्चुअली मेरा वो सवाल था, मैं चाहता था कि आज आपसे ओडीओपी पर बात करूं और आपने ओडीओपी पर पहले ही काफी लंबी बात कही, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एमएसएमईज को, लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है अगर बेरोजगारी को आपको काउंटर करना है, तो एड्रेस करना है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने शुरुआत में ही कही कि एक नैरेटिव रखा गया। मैं जितने भी डिबेट शो करता हूं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से एक ही बात आती, वो नतीजा इसलिए आया क्योंकि उनका झूठा नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव। क्या शर्त है, क्या ऐसी वजह रहेगी कि फिर से कोई नैरेटिव ना चल पाए आपके देखिए, खिलाफ? अब वो एक्सपोज हो गए ना, उनके कार्यालय में गरीब जनता आई। कुछ और कोई नया, मैं नहीं कहता कि दोबारा आरक्षण या संविधान बदलने की बात करें, कुछ और। मैं आपको इसलिए कहता हूं, इसलिए नहीं होगा। हरियाणा में इन्होंने क्या किया, हरियाणा में इनका नैरेटिव नहीं चला, लोग सतर्क हो गए। आम जनता को इस समझ आ गई कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश और देश को राष्ट्र का, दुनिया का नंबर 1 राज्य बनाना। इसके साथ साथ में एक बड़ी अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक कहा पवन जो कह रहे थे कि जब मैं गया इलेक्शन में लगभग पूरा उत्तर प्रदेश घूमे, वहां पर एक ही मुद्दा था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अब जब मैं नई डिबेट्स कर रहा हूं तो उसमें एनकाउंटर को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए। फिर ये आपने देखा कोर्ट ने इंटरवीन किया इस पूरे मामले में, बुलडोजर को लेकर एक इमेज बनी और वो सकारात्मक थी, उसका फायदा मिला आप लोगों को। लेकिन अभी उस पर एक नई डिबेट शुरू हो गई कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक बात रखें। आप देखिए, मैं मानता हूं कि जितने भी इस प्रकार के कार्य होते हैं सब न्यायालय की परिधि में आते हैं। और एक बात और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि न्यायालय भारतवर्ष में अभी तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है और हम सब की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन करें और हम सब कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कभी चर्चा नहीं होती। आप जो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध है, जो हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार, रेप हुए हैं, जो बच्चों के साथ अपराधिक काम हुए हैं, आप उन पर जरा सजा वाली लिस्ट उठा लो। उत्तर प्रदेश राज्य महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में सजा दिलाने वालों में नंबर 1 पर पूरे देश में है। हम 100% FIR रजिस्टर करते हैं और कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके उन्हें सजा दिलाने का काम करते हैं। ये कभी चर्चा नहीं होगी। चर्चा काउंटर की तो होगी, चर्चा बुलडोजर की तो होगी, लेकिन हमने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को कोर्ट में पैरवी करके उन्हें सजा दिलाया है, नंबर 1 पर है पूरे राष्ट्र में। इसकी चर्चा नहीं होगी, आपके पास भी इसके आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको। मैं तो कह ही रहा हूं आपको कि इसका फायदा हुआ आपको। अभी भी लोगों से आप तो जाके मेरा ये मानना है, लोगों से मेरा बात ये करें। मानना है कि जो विपक्ष है वो दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का। पूरी तरह से वो आत्म केंद्रित है, किसी प्रकार से सत्ता मिले वो राजपाट भोगे और राजा की तरह। आप हम लोगों की दिनचर्या में, भैया आप हम लोगों की दिनचर्या में और विपक्षी दलों की दिनचर्या आप देख लो। आप सुबह से हमारी फेसबुक को और ट्विटर, एक्स को आप फॉलो करो, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक का कार्यकर्ता आपको एक भी दिन आराम करते नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कोई छुट्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता तो महीनों चले जाते हैं लंदन और एक चले जाते हैं अपनी नानी के यहां। आप देखो कोई नानी के यहां गया है? तो आजकल अच्छी तैयारी हो गई आप उनकी? पता करिए जरा, आप पता, इस पर भी तो बोलिए कुछ आप। अच्छा, मैं यहां आप पर ये बताइए नानी के यहां कौन जाता है? बोलिए, सारे बच्चे जाते हैं। आप बोलिए, अपने मुंह से अच्छा रहेगा। जब पाठक जी, मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, मैं सवाल उपेंद्र ले को रहा ही हूं। ढूंढ रहा था अभी बीच में कि उपेंद्र जी आपसे एक कुछ सवाल आप ये बताइए, या आपसे मैं पूछता हूं, हमारा भी कर्तव्य है आपसे कुछ पूछे। विदेश कौन जाता है सर्वाधिक? जो विपक्ष का नेता है, सत्ता का नेता, उसका नाम बता दीजिए। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घूमने के लिए अगर विदेश जा रहा हो तो उसका नाम बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर विदेश गया होगा तो प्रदेश और देश के डेवलपमेंट के लिए गया होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो आप सोचो, रूस यूक्रेन का युद्ध चला, 26,000 बच्चे हमारे फंसे थे डॉक्टरी की पढ़ाई के। प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात करी,
यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से बात करी, एक छुरछुरिया पटाखा भी नहीं चला। भारत का तिरंगा लेकर के जब हमारे बच्चे निकले एयरपोर्ट की तरफ, तो उसके साथ में कई अन्य देशों के बच्चे भी सुरक्षित वापस आए। यह है भारत के बढ़ते हुए भारत के। राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं तो बात करते हैं, देश की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आप लोग उस पर डिबेट करते हैं। राहुल गांधी अगर विदेश जाते हैं तो देश विरोधी बातें करते हैं। चलिए ये लंबा भी हो जाएगा, विषयांतर भी हो जाएगा। उपेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं एक सवाल उप मुख्यमंत्री जी से लेना चाहता हूं कि मुझे ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दो राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च में घोषित करेंगे ये दोनों राज्य कि हम $1 ट्रिलियन को टच कर गए लगभग। आज काशी में मुझे लगता है कि मैं 10वीं पास करने के बाद जीवन में पहले किसी गाजीपुर से बड़े शहर में आया तो बनारस ही था, काशी ही था। आज मैं जब आया कल रात में यहाँ पर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बनारस का गिवन रिसोर्सेज में बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया है। 48,000 करोड़ की परियोजनाएं बनारस को दी हैं, लेकिन शायद अब बनारस का जो पुराना ढांचा था अब नई आबादी को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं रहा। अब एक नए बनारस के बसने की शुरुआत अपने आप हो गई है। ये डेवलपमेंट की अपनी डिमांड होती है, बाजार की अपनी डिमांड होती है कि अपनी जगह वो बना लेता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या बनारस में कोई ऐसा उद्योग धंधा है जहां 10,000 लोग नौकरी करने जाते होंगे और 8-10 घंटे की ड्यूटी करके वापस आते होंगे। तो मुझे लगता है कि वैसे प्रधानमंत्री जी को मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं और बहुत सारी चिट्ठियों का जवाब उन्होंने बहुत गिवन टाइम में मुझे दिया है। मेरे पास वो चिट्ठियां सारी सुरक्षित हैं। तो मेरे मन में एक सुझाव आया कि जब आप आएंगे तो मैं आपको सुझाव दूंगा और स्वयं भी लिखूंगा कि देश में आज बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। बनारस भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सांस्कृतिक कल्चरल राजधानी है। यहाँ साहित्य, संगीत, धर्म, अध्यात्म, इसका कह सकते हैं कि ये उसकी स्थली है। तो ऐसा क्यों न सुझाव दिया जाए कि देश के जो कुछ बड़े उद्योगपति हैं, जैसे वाली टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अडानी एंटरप्राइज है, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप है, ये देश के शीर्ष बड़े ग्रुप हैं। फार्मा के जो बड़े ग्रुप हैं, टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है, सिप्ला है, इस तरह की कंपनियां भी यहाँ पर उद्योग धंधा लगाएं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी का ये कंस्टिट्यूएंसी है तो वो सोचते होंगे कि अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी के लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं को काशी में कुछ बड़े उद्योग धंधे जो काशी का विस्तार हो रहा है उसके आलोक में करने की दिशा में सुझाव देना चाहिए। मुझे ऐसा स्वतः ध्यान आया कि मुझे पत्र लिखना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें पहल करें। आपका सुझाव बहुत अच्छा है उपेंद्र जी, हम इस बात से सहमत हैं। काशी में एक बड़ा उद्योग आना चाहिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा। और मैं जैसे ही लखनऊ पहुंचूंगा मैं अपने हमारे जो संपर्क में बड़े उद्योगपति हैं उनको पत्र भी लिखूंगा, उनसे फोन से बात भी करूंगा कि काशी में एक बड़ा उद्योग आना चाहिए जिसमें काशी के युवा काम कर सकें और वापस आ सकें। वैसे मैं काशी के बारे में बता दूं, जो उद्योग की चर्चा आपने की, बनास डेयरी के उद्घाटन में हम आए थे। मैंने बनास डेयरी का मुख्यालय भी देखा है गुजरात में। अद्भुत काम अमूल प्रोडक्ट्स के लिए बनास डेयरी कर रही है और बनास डेयरी के बनने से मैं कह सकता हूं कि हजारों किसानों को फायदा पहुंच रहा है और क्वालिटी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट बनारस के लोगों को मिल रहा है और यह सब माननीय मोदी जी की कृपा से संभव हुआ है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? युवाओं को बड़ी उम्मीद है आपसे। आपने हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की, आपने कई सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के भी गिनाए हैं। युवा जो है उनकी एक ही इच्छा है कि हमको अपने घर में काम मिल जाए। देखिए, जब कोरोना महामारी का काल आया तो मुंबई से, गुजरात से या राज्य के जो बाहर लोग काम कर रहे थे, जिनको हम प्रवासी कहते हैं, लाखों की संख्या में लोग वापस आए। अब वापस तो आ गए, अब दोबारा वापस न जाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम सबने उनकी स्केलिंग कराई। उसमें हजारों की संख्या में ड्राइवर्स थे, हजारों की संख्या में बिजली मैकेनिक थे, हजारों की संख्या में कारपेंटर थे, प्लम्बर थे, अन्य जो हुनर जानते वो लोग थे। हमने सबकी स्केलिंग करा करके उनके जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो हमारे कारखाने एमएसएमईज हैं उनसे जोड़ा है और ईश्वर की कृपा है कि अब उन लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी खुशी है, प्रसन्नता के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन अब जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इतने अधिक एमएसएमईज हर जिले में है क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे इसमें चमत्कार का काम पीएम स्वनिधि ने किया है।
पीएम स्वनिधि के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से हमारे नौजवान को उनके क्षेत्र में ही ट्रेनिंग भी मिल रही है और लोन भी मिल रहा है बगैर गारंटी के, और बेहतर से बेहतर कार्य योजनाएं भी सरकार के माध्यम से उनको मिल रही हैं। मैं कह सकता हूं कि करोड़ों की संख्या में ऐसे नौजवानों को स्वरोजगार मिला है। उप मुख्यमंत्री जी काशी में हैं तो सवाल बनता है, क्योंकि बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, लोग सुनते रहे, अयोध्या काशी मथुरा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, काशी में काशी कॉरिडोर बनकर के तैयार है, अब मथुरा की बारी है। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों को घेरता रहा है, कहता है कि अयोध्या काशी मथुरा, इसी पे उलझा करके ये लोग रखना चाहते हैं। भाई हम रामकृष्ण की बात करें, हम बाबा विश्वनाथ की बात करें, तो इसमें उनको दर्द क्यों है? हम तो नहीं कहते कि आप भी कहो अल्लाह अकबर, हम तो मना नहीं करते। वो तो कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं वो। नहीं, वंशज हैं तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, जो राम का नहीं हो सकता वो कृष्ण का नहीं हो सकता, और जो कृष्ण का नहीं हो सकता वो यदुवंशी नहीं हो सकता, मैंने कहा था। तो ये माना जाए कि 2027 से पहले मथुरा में भी हम लोग कॉरिडोर और कृष्ण जन्मभूमि पे, देखिए माननीय न्यायालय में मामला है, हम इस पर कोई अधिक कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारी आस्था है, हमारी इच्छा है भव्य मंदिर का निर्माण हो, दुनिया पताका देखे। अच्छा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुझे बताएं, काशी का कायाकल्प पर थोड़ा सा आते हैं। आज हम काशी में बैठे हुए हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि काशी में अभी थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत है, या जब आप आते हैं काशी में ट्रैफिक से लेकर बहुत सारी चीजें, आप पहले काशी के डेवलपमेंट पे हम चर्चा करते हैं। 2014 के पहले भी हम काशी आते थे, काशी से हमारे बहुत घरेलू रिश्ते हैं, हमारे परिवार के लोग काशी में रहते हैं। 2014 के पहले जब हम लोग एयरपोर्ट उतरते थे या बाई रोड आते थे जौनपुर की तरफ से, लखनऊ से सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए आते थे, तो याद करिए कि रास्ते में कितने व्यवधान आते थे। कहीं आपको गंदगी मिलती थी सड़क पे, आए तो बंबई से रहे जैसे उपेंद्र जी ने बताया, लेकिन एयरपोर्ट उतरने के बाद जब बनारस में घुसते थे तो सकरी गलियां मिलती थी, क्राउड मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में बनारस डेवलप हो रहा है। हमारी जो पेरिफेरियल रोड है 750 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई है। अब जो गाजीपुर से आ रहा है और यदि उसे सुल्तानपुर जाना है तो बनारस में घुसने की जरूरत नहीं, चारों तरफ घूम करके वो सुल्तानपुर रोड पकड़ करके चला जाएगा। जिसको जौनपुर से आना है, अगर वो गाजीपुर जाना चाहता है तो बाहर बाहर जा सकता है। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तारों का जंजाल था, सारे तार अंडरग्राउंड हुए। उनकी क्षमता, हमारे ट्रांसफार्मर्स की, हमारे विद्युत केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। काशी घाटों के लिए जाना था, घाट कितने थे और कैसे थे, कभी कभी तो लगता था कि इतनी गंदगी रहती थी तो नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के घाटों का निर्माण ही नहीं हुआ है, उनका उच्चीकरण ही नहीं हुआ, विस्तारीकरण तो हुआ ही है। सफाई आप देखें, दिन में 2 बार सफाई काशी के घाटों की हो रही है, और जिस ढंग से हम भव्य आरती शाम को देखते हैं, काशी वासी पूरी दुनिया का आज मनमोह हो रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के बाद पहले इसी काशी में 20,000 25,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते थे बाबा विश्वनाथ का, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद 1.25 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, और बाबा विश्वनाथ की कृपा से ही काशी में सबका रोजगार बढ़ा है। हमारे मित्र लोग बैठे हैं, चाहे जिस धंधे में हो, खान पान का धंधा तो एकदम आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। आप चले जाइए राम भंडार पर, आपको लाइन लगे मिलेगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक। कचौड़ी खाने वाले, जलेबी खाने वाले इमरती बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। आप दीना की चाट पे चले जाइए, लंबी लाइन लगी हुई है। काशी के घाटों के आसपास खोमचे वाले, लस्सी पीजिए। काशी का अद्भुत छटा, जब पर्यटक यहां आते हैं तो उनको महसूस होता है कि वास्तव में वो प्रभु के घर में आए, बाबा विश्वनाथ की धरती पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पर्यटन का केंद्र लोग समझते थे गोवा है। 31 दिसंबर को उपेंद्र जी, सर्वाधिक लोग गोवा की तरफ रुख करते थे। पिछली बार के जब आंकड़े आए सामने, तो गोवा से अधिक फुटफॉल 31 दिसंबर को वाराणसी में था, काशी में था। यह अद्भुत है। मुझे एक और चीज जान के बड़ा आश्चर्य मिला कि बनारस में, मैं तो वहां गया नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जाने से पहले होते हुए जाऊं। कोई बंगाली रसगुल्ले वाले हैं, उनके यहाँ रोज 8,000 किलो रसगुल्ला बिक जाता है एवरी डे।
हाँ, तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो दुनिया के पटल पर रखे मैंने जाने आपको चाहिए। कहा ना जी। कि खान पान, कई हमारे मित्र हैं जिनकी और भी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं, अटैची की है, कपड़े की है, वो भी डाइवर्ट हो गए हैं। हाँ, खान पान अब की बैठे तरफ। हमारे मित्र लोग। नहीं तो जलेबी फैक्ट्री के बारे में आपने सुना है कहीं? जलेबी फैक्ट्री हरियाणा में बनी थी, तो हरियाणा की जनता ने उनको ठीक से जलेबी खिला दिया है। उपचुनाव में भी अब आप तैयारी- सोचिए, गंभीरता का विषय सोचिए, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, चुनाव में, चुनावी मंच पर हैं और जलेबी का डब्बा लेकर के आ गए। नहीं, वो तो भारी भी पड़ा ना, वो भारी पड़ा है। आप इसको सोचिए, जहां बात हो रही है किसी स्टेट के डेवलपमेंट की, उस स्टेट के तस्वीर और तदबीर बदलने की, आप क्या करोगे उस पर, क्या नहीं करोगे उस पे, और अब तक आपने सत्ता में रहे क्या किया उस पर, और आप जलेबी लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, हम जलेबी खाने ब्रजेश थोड़ी जी, गए। एक बात मेरे ध्यान में आया, नेताओं के विदेश जाने की बात, तो गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं भी फॉलो करता हूं ट्विटर पे, एक्स पे, हर जगह, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं तो किया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की कतार में होने के बाद, जब से वो पार्टी के अध्यक्ष बने, जब से वो गृह मंत्री बने, तब से उन्होंने कोई विदेश यात्रा की ही नहीं। आपने देखा उनको विदेश यात्रा करते हुए? मैंने तो कहा ना, मैंने तो स्पष्ट किया। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे विशाल देश के गृह मंत्री ने अपने नंबर 1 नेता की विदेश यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर काम भारत में रह के किया, लेकिन स्वयं विदेश यात्रा की ही नहीं 12 सालों में। दरअसल क्या है कि अपने भारत में ही इतना काम है, और हमारी जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब काम कर रहे हैं कि अपने भारतवर्ष को, अपने प्रदेश को नंबर 1 पर बनाना है, तो दिन रात काम करना हो। अब थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक विजन, अभी आने वाले दिनों में आप ये इलेक्शन तो होता रहेगा, इलेक्शन के नैरेटिव, तमाम चीजें, इलेक्शन में वाद विवाद ये चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, काशी को लेकर फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है? आप कैसे देखते हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश में एक जिम्मेदार पोजीशन पर होने के नाते, कि अब प्रदेश में इन चीजों पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। अभी आज आप सोचिए कि पहले टेलीफोन आया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, फिर पीपी नंबर था, पीपी नंबर के बाद कहने लगे घर घर टेलीफोन लग गए। पहले टेलीफोन लगाने के लिए एमपी एमएलए से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना पड़ता था, गैस सिलेंडर के लिए एमपी के यहां जाना पड़ता था गैस कनेक्शन के लिए, अब तो प्रधानमंत्री जी की योजना से घर घर गैस कनेक्शन निःशुल्क मिल गए। तो ये सतत प्रक्रिया है डेवलपमेंट की। हम प्रदेश को, देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र राज्य बनाने के लिए कर संकल्प है, और ये माननीय मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। क्या चाह क्या रहे हैं ये चीजें? और जैसे जैसे डेवलपमेंट, अब आप सोचिए, पहले मोबाइल आया था, मोबाइल आया, अब उसमें एआई नया जुड़ गया। अब आप दिन भर जो अपने पीएस से काम कराते थे, एआई से कराइए। अब वो एक नया आ गया है, जीटी पैट, क्या है, चैट जीपी। अब आप जो पीएस से कराते थे, चैट जीपी पे कर लीजिए, मेल का जवाब देना, आप बोल दीजिए, मेल का जवाब चला जाएगा। अब जैसे जैसे आविष्कार होते रहेंगे, हम प्रदेश देश में आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बार जान लीजिए, आईटी सेक्टर में पूरे भारत के इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। मैं कह रहा हूं, आप दुनिया में किसी भी राष्ट्र में जाएंगे तो भारत का इंजीनियर ही उनके सॉफ्टवेयर को, सोशल मीडिया को चला रहा है। डिप्टी सीएम साहब, एक सवाल है सदस्यता अभियान से। बधाई, आप नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में कि आपने सबसे ज्यादा जो है सदस्यता अभियान में भाग लिया और आपने सबसे ज्यादा सदस्य बनाया। मैं अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय से आभारी हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, और हमारे सभी भाई बहनों को हमारे रेफरल कोड से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और मुझे नंबर 1 पर लाया। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। किस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर के विपक्ष हमेशा इस बात को कहता रहा है कि आप लोग चढ़ा करके देते हैं, देखिए, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इस बार गड़बड़ कोई नहीं कर पाएगा। इस बार मोबाइल पे नहीं बनाना है, वो आप उस पे ओटीपी भी आता है, ओटीपी डालना पड़ेगा, उसमें एड्रेस भरना पड़ेगा, नाम भरना पड़ेगा, फोन नंबर भरना पड़ेगा। इस बार गड़बड़ कोई करने का सोच ही नहीं सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मैं कई बार आपकी पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठता हूं या कुछ डिस्कशन करता हूं, तो जहन में आता है कि आप लोगों को अभी ये अपने उपचुनाव पर फोकस करना है, लेकिन ये महाराष्ट्र, झारखंड, ये आप जैसे बड़े चेहरों के लिए कितना जिम्मेदारी का हम लोग क्षेत्र? जाएंगे आप? नेतृत्व का मार्गदर्शन निर्देश मिलेगा, हम लोग जाएंगे, कैंप करेंगे और जीतेंगे हम लोग। आप देखिएगा, मैं आज बता रहा हूं, इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों का नेतृत्व कर रहा है
जो पूरी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप रोज अखबार देखते होंगे, जहां जहां अव्यवस्था है, माना जा रहा मोदी जी आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। और पूरे देश लोगों का जो आस्था है, जो मन के नेता हैं, वो आदरणीय मोदी जी हैं। सब लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ही अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक स्थापित कर देंगे। ये पूरे देश की जनता का मानना है। आप पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि ये थोड़ा सा विषय से हटकर है। आप महाराष्ट्र में क्या एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी कमल का फूल है, कमल हमारा नेता है, कमल जो लेके आएगा वही हमारा नेता है। पाठक जी, उपचुनाव में कितनी सीटें, अगर आपसे हम 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है तो कितनी सीटें जीतेंगे? 9 में 9। क्यों? अभी तो अल्पसंख्यक है 70% दो विधानसभा में है। आप इंतजार करें परिणाम का, हम आपको 23 तारीख को मिलेंगे। 9 की 9 सीटें 9 जीतेंगे। के 9। विपक्ष के लिए मतलब आप कुछ नहीं छोड़ने वाले? देखिए, विपक्ष ने जो कुकर्म किए हैं जनता समझ चुकी है। हम कितनी बार गिनाएं आपको? आप भी मानते हो कि हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती, प्लाट, मकान, दुकान, कब्जा, व्यापारियों से फिरौती वसूली, ये कौन करता है? उनके संरक्षणदाता सपा वाले ही है। आप लोगों ने करहल में रिश्तेदार को टिकट दे दिया, वहां धर्मेंद्र यादव परेशान है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी, अब ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा है पिछले चुनाव के नतीजे को लेकर। हालांकि आपने नैरेटिव की बात कही है, लेकिन आपको लगता है कि जमीन पर उन्होंने अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत किया है और कोई पकड़ नहीं है। आत्मविश्वास में जनता उनकी सच्चाई समझ चुकी है, कलाई खुल चुकी है, असलियत जनता को पता चल गई है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और जनता इस बार उन्हें जीरो पर लाने वाली है। अच्छा, एक अब क्योंकि बीच बीच में आप घड़ी भी देखते जा रहे हैं तो मैं समझ गया हूं कि आपकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, तो चलते चलते आपसे एक सवाल काशी पर ही हम दोबारा आते हैं। काशी में हमने हेल्थ सेक्टर पर बात की, आपने आयुष्मान कार्ड की बात कही है, और जो आपने एक एजुकेशन पर बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईटी हब की तरह इसको डेवलप, आपने पूरे प्रदेश के बारे में हालांकि वो विषय रखा है, लेकिन क्या काशी में आपको आईटी हब की कोई संभावना दिखाई देती? हाँ, क्यों नहीं दिखाई देती? संभावनाएं तलाशेंगे और जैसा उपेंद्र जी ने कहा, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी हम काशी के कुछ जो विशेष डेवलपमेंट के काम हुए उन पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, काशी वासियों को पता होना चाहिए कि काशी में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जो काशी की जनता को जीवन जीने में सुगमता लाए हैं और उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने में कामयाबी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट था बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, ये बनकर के तैयार हुआ, उसका परिणाम हुआ पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में 1.25 लाख से अधिक प्रतिदिन आ रहे हैं। नमो घाटों का निर्माण, गंगा के किनारे हमारे जो घाट हैं वो विस्तारीकरण हुआ है, सुदृढ़ीकरण हुआ है और बेहतर से बेहतर बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात थी मां गंगा, इसी गंगा में, मां गंगा के पास हम लोग जल का आचमन नहीं कर पाते 14 से पहले। आज हम गंगा जल का आचमन भी करते हैं, स्नान भी करते हैं और मनोरम वातावरण में टहलते भी हैं, देखते भी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है, जहां पर हम अपने कार्यक्रम कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। सबसे बड़ी बात एसटीपी का निर्माण हुआ है। हमारा जो प्रदूषित जल है, घरों का पानी है, कहां जाएगा? सब मां गंगा में जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 एसटीपी का निर्माण हुआ है, जिनसे जल हम शुद्ध करके रीयूज में प्रयोग में ला सकते हैं। हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का निर्माण हुआ है। पहले किसने सोचा था? अब यहीं पर आपकी बात अगर हम सोचें, सामान्यतः लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष के लिए काम करती है। अब आप देखेंगे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में सारे लोग कौन बैठ रहे हैं? ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का ही एक नारा है जो धरातल पर उतरा है। इसके अलावा वाराणसी से प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ सभी जिलों को हमने 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। 750 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड निर्माण हुआ है। बीएचयू में ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ है। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, जो बहुत लंबे समय से डिमांड थी, लोग मुंबई जाते थे। डीएलडब्ल्यू का पुनरुद्धार हुआ है 266 करोड़ रुपए की लागत से। रेल नेटवर्क और रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे रेलवे स्टेशन वाराणसी में बने हैं।
इसके अलावा रामनगर मार्ग पर गंगा के ऊपर पुल, चौराहों का सुंदरीकरण। वास्तव में आप देखेंगे कि वाराणसी को तस्वीर को बदल करके रख देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। एक बार इस पर तालियां होनी और चाहिए। सबसे बड़ी बात, अंतिम बात मैं बता दूं, अभी तक क्रिकेट के लिए लोग मानते थे कानपुर है, लखनऊ है, दिल्ली है, बंबई है। अब वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये माननीय मोदी जी की मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से वाराणसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिटी बहुत तेज के साथ डेवलप। काशी का कायाकल्प, इसको ये एक्सप्लेन करने के लिए अंत में जिस व्यवस्थित तरीके से आपने बताया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले प्रयासों के लिए। चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैं खुद भी काशी से हूं और जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बातों से मुझे लगा कि हाँ, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, और वो बदलाव मैं महसूस भी कर रही हूं जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी वहां से अब तक, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी का थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित एक बार फिर से करना चाहूंगी हमारे माननीय CMD श्री उपेंद्र राय जी को, साथ ही श्री राधेश्याम राय जी को भी। आप प्लीज मंच पर आए और अभिवादन करें उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का स्मृति चिन्ह और बुके देकर। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जो तमाम कीमती समय आपने भारत एक्सप्रेस के लिए निकाला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री ब्रजेश पाठक जी स्मृति चिन्ह देकर इनका अभिवादन करें। तो बदलती काशी और काशी का कायाकल्प किस तरह से संवरते बनारस की बदलती तस्वीर को दर्शा रहा है। कुछ तस्वीरें भी क्लिक लगातार हो रही हैं। देखिए, बुके देकर मैं चाहूंगी सर स्वागत करें माननीय श्री उप मुख्यमंत्री जी का। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, काशी वासियों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी ने बहुत सहयोग किया। आपने बड़ी शांति से हर एक गेस्ट की तमाम बातों को सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय भारत एक्सप्रेस को देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो काशी किस तरह से बदलाव की राह पर चल रहा है, किस तरह से अब हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि काशी के कायाकल्प में अभूतपूर्व योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को सम्मानित करें। एक एक करके मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी। प्लीज आप स्टेज पर आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर हर्षवर्धन, CEO इयॉन मेडिकल्स, और मिस्टर रामा रमन सिंह जी, CMO इयॉन मेडिकल। आप दोनों प्लीज मंच पर आए फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ। मैं चाहूंगी सर इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। बनारस के कायाकल्प में इनका अभूतपूर्व योगदान है। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी मिस्टर निखिल सिंघल जी का। फाउंडर है विगोर मीडिया एंड प्रेसिडेंट नोएडा हाई राइज फेडरेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक रिलेशन। स्मृति चिन्ह देकर इन्हें सम्मानित करें सर। थैंक यू सो मच। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्री राहुल सिंह जी का, सेक्रेटरी संत अतुलानंद रचना परिषद। राहुल जी प्लीज मंच पर आएं। तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, ये अभूतपूर्व योगदान देने वाली तमाम हस्तियां हैं। श्री राम गोपाल सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप MD हैं SSB ग्रुप से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी जमीन पर आपने 608 जरूरतमंदों के लिए आवास बनाकर दिया है। अगला मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगी श्री पंकज राजहंस जी का। डायरेक्टर हैं आप माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सर प्लीज मंच पर आएं, ये स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अगला नाम है डॉक्टर राहुल घूटे जी का, फाउंडर 1 रुपी क्लिनिक। सर प्लीज मंच पर आएं, अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। अगला नाम है श्री अमित सेवा रमानी जी का, MD हैं आप सुविधा सारी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार कानों में सुनाई पड़नी चाहिए, उत्साहवर्धन कम नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी का अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। फाउंडर हैं आप, VC हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के। सर प्लीज मंच पर आएं। इसी के साथ ही अगला नाम है श्री अजय सिंह बॉबी जी का। आप प्रमुख हैं, होटल व्यवसायी हैं। प्लीज मंच पर आएं सर। श्री सिद्धार्थ राय जी का अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। आप MD हैं हेरिटेज हॉस्पिटल से। सर प्लीज मंच पर आएं, अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें।
श्री अशोक अग्रवाल जी का अगला नाम मैं लेना चाहूंगी। आप चेयरमैन हैं, गुरु कृपा ग्रुप से हैं। प्लीज सर मंच पर आएं। इसके साथ ही अगला नाम है श्री गौरी धानुका जी का, सीएमडी हैं आप धानुका सारीज से। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन सभी हस्तियों का स्वागत करें। देखिए, काशी के कायाकल्प में इन सभी हस्तियों ने जो है बहुत सारा योगदान दिया हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत एक्सप्रेस में आप आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, हमारे हस्तियों को बनारस के कायाकल्प में जिन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है उन्हें सम्मानित किया। थैंक यू सो मच।